व्यू 360 में अपने ही वतन में बेवतनी का एहसास, नफरतें मिटाने के लिए क्या करना होगा। मेरा हक भी तो मेरे मुल्क पे उतना ही है और मैं कहीं बाहर से तो आई नहीं हूँ, मैं तो नस्लों से जन्मों से वहाँ पर हूँ। पाकिस्तान में आर्ट के जरिए बर्दाश्त का पैगाम फैलाने में मसरूफ रफी पीर थिएटर और बच्चों का आलमी दिन, अमेरिका और पाकिस्तान से बच्चों की जिंदगी के कुछ अनदेखे पहलू। माशरे में नफरतें क्यों जन्म लेती हैं, बर्दाश्त का मादा कैसे पैदा किया जाए, आज बात करेंगे पाकिस्तान की। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। आलमी सतह पर मजहब के बारे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की रोकथाम के लिए पाकिस्तान अगले साल एक बैन अक़वामी इजलास की मेज़बानी करेगा। कल नीदरलैंड्स में यह ऐलान करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि आलमी सतह पर इस्लाम मुखालिफ जज्बात में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है, जिसे रोकने की ज़रूरत है। लेकिन बैन अक़वामी मजहबी आज़ादी की सूरत हाल का जायज़ा लेने वाला अमरीकी इदारा US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पाकिस्तान को भी उन मुल्कों में शुमार करता है जहाँ मजहबी आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान में नफरत अंगेज़ बयानात और इश्ताल अंगेज़ी के खिलाफ क़वानीन मौजूद हैं, फिर भी मजहबी और नस्ली अक़लियतों को निशाना बनाने के वाक़यात रोनुमा होते हैं। वो क्या सोच है जो ऐसे रवैयों को जन्म देती है, इस बारे में बात करने से पहले आइए मिलते हैं कराची की कल्पना देवी से, एक पाकिस्तानी हिंदू वकील जो मुश्तइल हुजूम का निशाना बनने से बाल बाल बची। बाबा और मैं बहुत रोए थे उस दिन, और बाबा मुझे बोलने लगे कि कल्पना यहाँ से निकल जाओ, मुझे पता नहीं कैसे यहाँ पर बर्दाश्त किया जा रहा है, तुम निकल जाओ। तो मैंने बाबा को यही कहा कि बाबा आप मुझे कह रहे हो, वो भी मुझे। कल्पना देवी जो पेशे के लिहाज से तो सरकारी वकील हैं, लेकिन समाजी तौर पर भी एक फाल कारकुन। मार्च 2014 में जब लाड़काना के धर्मशाला मंदिर पर हमला किया गया तो इन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई। 1,500 के करीब लोग थे और उन्होंने जो है धर्मशाला पे अटैक किया, वो जली। और उसके साथ ही हमारा शिवाला है, मंदिर है, उसमें वो लोग आए, वो शिवाले की मूर्तियां थी, उसको डैमेज किया गया। रात का टाइम था, अंधेरा था। मेरे घर पे जब वो मोब आया तो मेरा घर जो है फर्स्ट फ्लोर से मैं देख रही थी, तो वो लोग, उनके हाथों में माचिस थे, कैरोसिन थी, पेट्रोल था, इसको जलाओ, ये मैं ऊपर से देख रही थी। कल्पना के मुताबिक इन्हें इस वाक़े का दुख जिंदगी भर रहेगा, जब इन्हें लम्हों में अपनी ही धरती से बेगाना करने की कोशिश की गई। वो जो टाइम था वो बड़ा मतलब पेनफुल है, लेकिन ये जो उन्होंने कॉल मुझे बुलाया ना कि ये हिंदू है, ये वायाणी है, मुझे ये बड़ा दुख होता है। मेरा हक भी तो मेरे मुल्क पे उतना ही है और मैं कहीं बाहर से तो आई नहीं हूँ, मैं तो नस्लों से जन्मों से वहाँ पर हूँ। तो ये एक लम्हे में महरम से मुजरिम जैसे बन जाता है बंदा, एक नुक्ते की उससे हम मुजरिम बन गए। मुआशरे में बर्दाश्त, रवादारी और इख्तिलाफ राय के एहतराम जैसे इक़दार के फ़रोग़ के लिए जहाँ कवानीन और स्कूलों के निसाब में तब्दीलियों को ज़रूरी समझा जा रहा है, वहीं माहिरीन तफरीक को जन्म देने वाले हालात बदलने की ज़रूरत पर भी जोर देते हैं। बुनियादी तौर पर हमारे मुआशरे में महरूमियाँ तो हैं, मायूसियाँ तो हैं, लोग मुख्तलिफ़ तरह की मसाइब और आलाम का शिकार तो हैं। तो ये कैफियत और अहवाल इंसान को एक रद्द अमल पर उकसाते हैं, उसको कुछ लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। पाकिस्तान में नफरत पर मबनी बयानात और दीगर जराइम के खिलाफ कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इनका सब पर यकसां इत्तलाक जरूरी है ताकि मुआशरे का कोई हल्का किसी दूसरे को निशाना बनाने से पहले अंजाम की सोचे। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। सिंध में हिंदुओं की ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब भी एक बड़ा मसला है। पिछले कुछ सालों के दौरान हज़ारों हिंदू ख़ानदान पाकिस्तान से भारत भी मुंतकिल हुए हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि पिछले साल के आम इंतखाबात में पाकिस्तान में महेश कुमार मलानी कौमी असम्बली के लिए जनरल सीट पर मुंतखब होने वाले पहले अक़लियती उम्मीदवार बने। उन्होंने थरपारकर से इलेक्शन लड़ा। इसी तरह सिंध की सूबाई असम्बली में भी 2 हिंदू अरकान मुस्लिम अक्सरियती हल्कों से जीत कर आए। नफरत पर मबनी रवैयों के लिए माशरे में जगह बनने के पीछे बहुत से अवामिल और अनासिर कार फरमा होते हैं, लेकिन माशरे में बर्दाश्त का मादा फिर कैसे पैदा किया जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे माहिर नफ्सियात सदफ अहमद से, जो कराची से इस वक्त हमारे साथ हैं। सदफ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि माशरे में नफरत के मसले को नफ्सियाती एतबार से समझना कितना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी उनसर के पीछे बहरहाल इंसान होते हैं जो फैसले करते हैं।
تو چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ کسی تھانے میں کام کر رہے ہوں، یا وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، تو نفسیاتی اعتبار سے سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ شکریہ سارا دیکھیں، اس کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک دماغ ملا ہے، اور دماغ ایک جسم کا آرگن ہی ہے جس سے ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ساتھ یہ بہت طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ ہمیں میچیورٹی بھی دے رہا ہے، اور ہمارے رویوں کی اور ہمارے برتاؤ کی، دونوں کی، جسے ہم ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرز کہتے ہیں، ان کی گرومنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو نفرت آپ کہہ لیں یا آپ ہیٹ کہہ لیں، یہ بھی ایک جذبہ ہے جو بہت سارے دوسرے ایموشنز کے ساتھ یا جذبات کے ساتھ یہ بھی ہمارے اندر پنپتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور یہ ایک بالکل ویسا ہی جذبہ ہے جو کہ ضروری بھی ہے ایک زندگی کے لیے۔ جیسے کہ میں کہوں، جانوروں میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے، انسانوں میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو یوز بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت ہی جیسے کہنا چاہیے بیسک ایموشن ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں معاشرتی لیول پہ اس پہ، تو نفسیاتی طور پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل یہ جو نفرت کا جذبہ ہے جس نے ہماری معاشرتی طور پہ جکڑ لیا ہے اپنے آپ میں، وہ ایک مجموعہ ہے غصے کا، دشمنی کا، ناراضگی کا، کسی بھی گروہ کے خلاف، کسی بھی قوم کے خلاف، چیزوں کے خلاف، رویوں کے خلاف، سوچوں کے خلاف، کسی کے اعتقاد کے خلاف۔ تو بیسکلی جو چیز ہم اندر جمع کر رہے ہیں، اور دماغ اس کو ایک طریقے سے اپنے سیلز کے اندر بھی پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے ان بیہیویئرز کو، وہ ایک مجموعہ ہے رویوں کا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے کیا قانون انسان کو اس رویے سے روک سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ قانون سے زیادہ ہمیں رویوں کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اس تبدیلی کے لیے ہمیں نفسیات پہ اور رویوں پہ کام کرنا پڑے گا، جو کہ ٹالرنس بلڈنگ سے، پیس بلڈنگ سے اور ان چیزوں سے ٹھیک ہے، ٹالرنس، دنیا کی بہت ساری قوموں چیزوں کیا ہے۔ یہ بتائیے جب ہم ٹالرنس کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف کتابی باتیں ہیں، اصل میں مطلب یہ صرف ایسے جی موم بتی مافیا کا لفظ جس طرح پاکستان میں استعمال ہوتا ہے ایک، کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اور لوگ مل کے اس کے بارے میں غم کا، افسوس کا اظہار کرنے آتے ہیں تو اس کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ تو میں یہاں پہ جاننا چاہوں گی آپ سے مختصراً کہ برداشت واقعی کیسے سکھائی جا سکتی ہے، لانگ ٹرم میں کیسے ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے، اور کیا یہ صرف کتابی باتیں ہیں یا واقعی پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے؟ پاکستان کے حوالے سے میں کہوں تو 63 سے 67% یوتھ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو اضطراب ہے، جو ٹالرنس کی کمی جو ہے، جو جمع ہو رہی ہے ہمارے اندر، اس کو ہم ایک ہی قوت مدافعت جیسے کہتے ہیں نا، اس کو ہمیں پروموٹ کرنا پڑے گا۔ ہمیں جستجو، ہمیں سوال کرنے کی، ہمیں بات کرنے کی اجازت دینی ہوگی۔ ہمیں اسکولز میں، کالجز میں اس بات کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کرانا پڑے گا کہ طالب علم اپنے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے بحث مباحثے میں حصہ لیں، ایکسپریشن یعنی کہ اظہار، لفظوں سے اظہار جسے کہتے ہیں، آرٹ سے اظہار، پرفارمنس سے، قلم سے، بات چیت سے اظہار پہ زور دیں، نہ کہ طریقہ جو دوسرا طریقہ ہے جس میں ہم بنسبت ٹالرنٹ لیول کے، بلکہ ہم ہاتھ اٹھانے پہ، نفرت کا اظہار غصے سے کرنے پہ، قانون کو اپنے ہاتھ لینے میں یا کرائمز پہ اس طرح کے طریقے اختیار کریں۔ تو ہمیں دوبارہ سے ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرانا پڑے گا جو کئی سال پہلے ایک سیوک سینس کا حصہ مانی جاتی تھی۔ اور آخر میں مختصراً مجھے تھوڑا سا یہ آپ بتائیے کہ پاکستان میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف لوگ بہت ملنسار ہیں، مہمان نواز ہیں، پاکستان کو ٹورزم کے لیے اب اچھے ملکوں کی فہرست میں شمار کیا جانے لگا ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں صرف انٹرنیٹ پہ ینگ لوگ جس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں اس میں خواتین اور اقلیتوں کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اس کانٹرڈکشن کی آپ کیا وجہ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، رویہ ہمارے یہاں پہ دماغ اگر آپ کہیں پرسیپٹ کرتا ہے، جس میں ہم مرر امیج کہتے ہیں، اپنی بھی مرر امیج بنانا، نیورونز بھی، سیلز جو ہیں وہ اپنی بھی مرر امیج، اسی طرح انسان بھی اپنی مرر امیج بناتا ہے۔ ہمارے اندر انفارچونیٹلی یہ رویے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں لوگوں میں کہ جہاں ہماری شناخت نہ ہو سکے، جہاں ہم سامنے نظروں سے نظریں ملا کے بات نہ کر سکیں، وہاں پہ ہم اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ ملنسار ہونا شخصی طور پہ ضروری ہے۔ اور صدف احمد ہمارے ساتھ تھیں، اور یہاں پہ ہم گفتگو کا اختتام کریں گے صرف وقت کی کمی کے باعث، لیکن بہت دلچسپ آپ نے پہلو بتایا کہ خاص طور پہ جب لوگوں کو یہ شیلڈ مل جاتی ہے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہے، کوئی جانتا نہیں کہ وہ کون ہے، تو وہ پھر اس کا بھی سہارا لیتے ہیں اور اپنا غم اور غصہ جو ہے خاص طور پہ وہ وہاں پہ نکالتے ہیں۔ صدف احمد ماہر نفسیات ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے، بہت شکریہ۔
اور جس طرح ہمارے آج کے مہمان نے بھی کہا کہ عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رجحان کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو مختلف ایونیوز دینے ہوں گے، مختلف طریقے دینے ہوں گے جن سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں، اور آرٹ اسی کا ایک طریقہ ہے۔ پاکستان میں رفیع پیر تھیٹر پتلی تماشے کے ذریعے بچوں کو سالہ سال سے احترام اور محبت کا درس دیتا آ رہا ہے۔ آج پردے کے پیچھے چلتے ہیں لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ خوفناک جانا جن پتہ نہیں کیسا ہو اور تمہارے ساتھ کیا کرے۔ لاہور میں قائم رفیع پیر تھیٹر پاکستان بھر کے بچوں میں پتلی تماشا کے کھیل کی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی بیشتر کہانیاں کھیل ہی کھیل میں دیکھنے والوں کو کوئی سبق سکھا جاتی ہیں۔ خاص کر بچوں کے لیے تیار کی گئی کہانیوں میں اخلاقیات اور برداشت کا پہلو دکھائی دیتا ہے۔ ان میں مختلف رنگ و نسل کی پتلیوں کے ذریعے انہیں دوسرے لسانی اور مذہبی گروہوں کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت کا شعور دیا جاتا ہے۔ آج کل ویسے بھی مجھے تھوڑا سا زکام لگا ہوا ہے۔ ہم بچوں کے ساتھ اسٹیج پہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں ٹالرنس کی، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں غصے کی، تو وہ چھپ کر کے سنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے، انہوں نے ٹیچر میں بھی غصہ دیکھا ہے اور انہوں نے اپنے پیرنٹس میں بھی غصہ دیکھا ہے۔ کئی بچوں نے اپنے پیرنٹس کو لڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم وہ بھی دکھاتے ہیں، اس کا سدباب بھی کرتے ہیں۔ گیلپ کی عالمی جذبات 2019 کے سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان ان ممالک کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے جہاں لوگوں میں غصہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، جہاں معاشی ناآسودگی، سماجی ناانصافی اور عدم تحفظ پر مبنی حالات اس غصے میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ وہیں اس کی ایک بڑی وجہ معاشرتی عدم برداشت کے رویے بھی ہیں۔ اس صورتحال میں بہتری لانے کی ضرورت رفیع پیر تھیٹر نے بہت پہلے محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے، ایک پازیٹیو کیریکٹر ہے، اور پازیٹیو کیریکٹر جو ہوتا ہے اس میں تمام تر خوبیاں ڈالی جاتی تھیں، تو اس کے اندر ٹالرنس بھی شامل ہوتی تھی۔ تو نانیوں دادیوں کا جب سسٹم ختم ہوا آہستہ آہستہ اور زیادہ تر بچے ٹی وی پہ چلے گئے تو ان کو تو فوراً سٹوریز یا فوراً چیزیں ملی۔ صبح سے شام تک آپ ٹی وی آن کریں، نہ بچوں کے لیے کوئی شو ہے نہ نوجوانوں کے لیے کوئی شو ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ایک رسہ کشی اور آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے سیاستدانوں کا، تو ٹالرنس کہاں رہے گی؟ رفیع پیر تھیٹر کے تخلیق کاروں کی رائے میں مصوری، اداکاری اور موسیقی جیسے آرٹ کے مختلف شعبوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تخیلاتی دنیا وسیع ہونے پر آپ قدرت سے جا ملتے ہیں اور تب معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے انسانوں سے حسن سلوک سے کیسے پیش آنا ہے۔ ایسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں جہاں پہ کوئی کلاسیکل سننا چاہتا ہے، کوئی قوالی سننا چاہتا ہے ریلیکس ہونے کے لیے۔ آئی تھنک چلڈرن نیڈ دیٹ، کیونکہ ہم ایک اسٹیٹک ورلڈ میں اس وقت ود آل دا بیسٹ تھنگز ان دا ورلڈ، بٹ آل دا ڈیجیٹل ورلڈ اس نے ڈسٹینس کریٹ کر دی ہے۔ سالانہ 20,000 سے زائد بچے رفیع پیر تھیٹر کا مفت دورہ کرتے ہیں۔ یہاں ان کے لیے بنے پتلی گھر میں پاکستان، چین، افریقہ سمیت دنیا کے 35 ممالک کی ثقافت، رنگ و نسل کو بیان کرتی پتلیاں ڈسپلے کی گئی ہیں تاکہ بچوں میں ایک دوسرے کو اپنانے کی عادت پیدا ہو۔ صحت مندانہ تفریح فراہم کر کے معاشرے کو بہتر انداز میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ رفیع پیر تھیٹر آئندہ منصوبوں میں اپنے کردار اور کہانیاں مدرسے کے بچوں تک لے کر جانے کا خواہاں ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ گزشتہ روز کے شو میں ہم نے امریکہ میں نفرت کی بنیاد پر قتل کے ریکارڈ واقعات کی بات کی تھی، اور ساتھ ہی یہاں اسکولوں میں بچوں کو برداشت سکھانے کی ایک کوشش بھی ہم لے کر آئے تھے۔ آج ہم نے بات کی پاکستان کی۔ اگر آپ بھی پاکستان میں کسی ایسی کوشش کا حصہ ہیں جو مختلف حلقوں کو قریب لے کر آتی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VA اردو کے پیج پہ، جہاں آپ کو دنیا بھر سے اہم خبریں بھی ملیں گی، اور اس کے علاوہ دلچسپ فیس بک لائیو انٹرویوز بھی۔ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ آج بچوں کا عالمی دن ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 5 کروڑ بچے جنگ اور شدید غربت کے باعث مہاجرین کی زندگی گزار رہے ہیں، اور 70 لاکھ سے زیادہ آج جیلوں، یتیم خانوں اور دیگر اداروں میں رہ رہے ہیں، جہاں انہیں کوئی آزادی حاصل نہیں اور نہ ہی معاشرے سے ان کا کوئی صحت مند تعلق بھی ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کی۔ ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق پاکستان میں 10 سے 12 لاکھ بچے گھروں سے باہر زندگی گزار رہے ہیں، اور بچوں کے حقوق کے لیے پاکستان میں کام کرنے والے ادارے دوست فاؤنڈیشن کے مطابق صرف پشاور میں ہی تقریباً 12,000 بچے سڑکوں پہ جی رہے ہیں۔ زمون کور نامی ادارہ ایسے ہی بچوں کو تعلیم و تربیت دے کر ان کی زندگی سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔
ये है स्ट्रीट चिल्ड्रन या सड़कों पर रहने वालों के लिए बनाया गया इदारा ज़मुंकुर यानी हमारा घर। मुझे चाचू ने कहा कि इधर आ जाओ, ये यतीमों का मदरसा है, इधर आप बहुत अफसर बन जाओगे, फिर माँ बाप का नाम रोशन करोगे, तो मैं इसलिए आया। 2015 में कायम होने वाला ये इदारा बेघर बच्चों को तालीम, रिहाइश और सेहत की सहूलतें फराहम कर रहा है। इस वक्त यहाँ 300 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जबकि मजीद 700 की गुंजाइश मौजूद है। ये कंप्यूटर लैब है, इसमें हमें कंप्यूटर सिखाता है, और वहाँ पर लैंग्वेज लैब है, वहाँ पर हम लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली दोस्त फाउंडेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 दिहाई से जारी दहशतगर्दी की वजह से गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान स्ट्रीट चिल्ड्रन की तादाद में 60% इजाफा हुआ है। जिन एरियाज़ में ऑपरेशन हो चुका है, जहाँ दहशतगर्दी या सिक्योरिटी के मसाइल थे, और बहुत सारे मतलब वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, या मतलब ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग, जिनके पेरेंट्स हैं, कुछ मतलब ये कि उनका पता नहीं चलता है, तो मुख्तलिफ वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ वो डिस्ट्रिक्ट्स में हमें चाहिए कि इस किस्म के इदारों को कायम करें। यहाँ 5 से 12 साल तक की उम्र के बच्चे मौजूद हैं। इनमें कई नशे के आदी हैं या जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का शिकार रह चुके होते हैं। ऐसे बच्चों का यहाँ नफ्सियाती इलाज भी होता है। पहले के चंद दिन हमारे साथ गुजारते हैं, हम उनको यहाँ पे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो फाइंड आउट करते हैं, उनको बताते हैं कि एज़ यू नो कि ये स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं और ये स्ट्रीट से आए हैं, सो इनको इस काबिल बनाना कि इन्होंने जो है वो क्लासरूम कैसे अटेंड करना है और क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वो सब हम इनको बताते हैं। यहाँ हाल ही में अमरीकी NGO स्पार्क ऑफ होप के तावन से IT लैब और इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर की बुनियाद रखी गई। यहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रन को मैं इंग्लिश पढ़ाना सिखा रही हूँ, लेकिन इट हैज़ टू बी लाइक वी वांट देम टू लर्न इंग्लिश, लेकिन बहुत ही फ्रेंडली माहौल में, एंड दे हैव टू बी इन टच विद टेक्नोलॉजी, इसीलिए ये लैब इंट्रोड्यूस करवाया है। ज़मुंकुर की छत तले रहने वाले बच्चे एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद कर सकते हैं, मगर इसकी दीवारों से बाहर खैबर पख्तूनख्वा में छत, तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम हजारों बच्चे अब भी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। और अमेरिका की बात करें तो एक नई तहकीक से पता चला है कि ज़राअत के शोबे में अमेरिका में बच्चों को मुनासिब तरबियत और तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर उनसे काम करवाया जा रहा है, जिसके बायस इस पेशे में बच्चों की हलाकतें किसी भी और शोबे से ज़्यादा हैं। रोज़ाना औसतन 33 बच्चे अमेरिका के खेतों में काम करते हुए ज़ख्मी होते हैं। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का कहना है कि अमेरिका के क़वानीन बच्चों को महफूज रखने में नाकाम हो रहे हैं। चाइल्ड लेबर का पूरी दुनिया में इस्तेहसाल किया जाता है और अमेरिका भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। 10 साल की उम्र तक के बच्चों को अमरीकी फार्म्स पर मुलाजिम रखा जाता है। उन्हें मुआवजा भी बालिग मजदूरों से कम दिया जाता है और उन पर उनकी उम्र की मुनासबत से काम का बोझ भी ज़्यादा डाला जाता है। ये बच्चे अक्सर गर्मी या बारिश में ज़्यादा घंटे काम करते हैं। उन्हें अक्सर कीड़े मार दवाओं का और जिस्म में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता। जब सुबह के वक्त नमी होती है तो हम कूड़ा उठाने वाले प्लास्टिक के लिफाफे पहनकर काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है 10-11 बजे बहुत गर्मी होना शुरू हो जाती है और इस कूड़ा उठाने वाले प्लास्टिक के लिफाफों में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इतनी ज्यादा कि आप इसे फौरी उतारना चाहते हैं। तंबाकू के खेतों में काम करने वाले बच्चों के लिए निकोटीन की वजह से सेहत का इजाफी खतरा होता है। जब आप तंबाकू के गोदाम पर हों तो इसकी बू से ही आप बीमार हो सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच एक तवील अरसे से एक ऐसे कानून पर जोर दे रही है जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों के तंबाकू की सनत में काम करने पर पाबंदी होगी। जब बच्चे खेतों में उन पौधों को संभाल रहे होते हैं, चाहे वो उन पौधों की कटाई कर रहे हों या उनकी पत्तियों को चुन रहे हों, वो अपनी जिल्द से उस निकोटीन को जज़्ब कर रहे होते हैं, जिससे वो बीमार हो जाते हैं। इससे उनमें निकोटीन की शदीद पॉइजनिंग हो जाती है। मार्गरेट वर्थ ह्यूमन राइट्स वॉच में बच्चों के हुकूक पर तहकीक करती हैं। उनका कहना है कि आमतौर पर अमरीकी ज़राअत में काम करने वाले बच्चों को कानून वैसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता जैसे दूसरी सनतों में काम करने वाले बच्चों को। हमारे अमरीकी लेबर लॉज में मौजूद एक नुक्स का मतलब है कि आज 2019 में ये बिल्कुल कानूनी है कि 12 साल की उम्र तक के बच्चे बड़े कमर्शियल फार्म्स पर लामहदूद घंटों के लिए काम कर रहे हैं, इंतहाई सख्त मेहनत कर रहे हैं और अक्सर इस सारे अमल में वो अपनी सेहत और हिफाजत को खतरे में डालते हैं। अमरीकी फार्म्स में पैदा होने वाले बच्चे रिवायती तौर पर अपने खानदान की तब से खेतों में मदद करना शुरू कर देते हैं जब वो चलने के काबिल होते हैं। ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि बच्चों की परवरिश फार्म्स पर की जाए और उन्हें काम करना सिखाया जाए।
स्टीव प्रैट बर्ली टोबैको ग्रोवर्स के सरबराह हैं। ये तकरीबन 100 साल पुराना कोऑपरेटिव इदारा है जिसके 5 रियासतों में नुमाइंदे भी हैं। उन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू में वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि बर्ले की इंतजामिया अपने मेंबर्स की जानिब से बच्चों की मजदूरी से मुतालिक अमरीकी कवानीन का एहतराम यकीनी बनाती है। हमारी पॉलिसी बुनियादी तौर पर यह है कि हम रियासत और वफाकी चाइल्ड लेबर कवानीन की हमायत करते हैं और हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि हम सब कानून के दायरे में काम कर रहे हैं और हम अपने किसानों को ऐसा करने की तरगीब देते हैं ताकि कम उम्र बच्चों को खतरनाक पेशों में काम करने से रोका जा सके। लेकिन बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वालों का कहना है कि ज़राअत के शोबे में बच्चों की मजदूरी से मुतालिक बने अमरीकी कवानीन बहुत कमज़ोर हैं और वो मज़ीद हिफाजती इक़दामात पर जोर दे रहे हैं। ज़ुलैटिसा होक के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब एक मुख्तलिफ मौजू की तरफ आते हैं। कॉमिक बुक्स पढ़ने वाले को एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कॉमिक बुक्स की दुनिया में इजारादारी मर्द मुसन्निफों और इलस्ट्रेटर्स की ही है। इसे बदलने के लिए मैदान में उतरने वाली कुछ ख़वातीन से आए मिलते हैं जो चाहती हैं कि कॉमिक्स की दुनिया में भी हकीकी दुनिया के दीगर शोबों की तरह औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करती नजर आएँ। कॉमिक बुक की सनत में शायकीन, किरदारों और फनकारों समेत मर्दों का मुकम्मल गलबा रहा है। अगरचे सुपर हीरो कॉमिक्स के दौर से तस्वीरी खाके बनाने और लिखने वाली ख़वातीन भी कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं, ताहम इनकी नुमाइंदगी अब भी बहुत कम है। अलीना चाओ चीनी और इंडोनेशियाई निजात आर्टिस्ट हैं जो बच्चों की कहानियों के लिए खाके तैयार करती हैं। उनका कहना है कि अब इस सनत में ख़वातीन की नुमाइंदगी में बेहतरी आई है। अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और अब ज़्यादा ख़वातीन इस सनत में मौजूद हैं, लेकिन मैं अब महसूस करती हूँ कि अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कम से कम एनिमेशन में ख़वातीन को अब भी एक ही तरह के काम के लिए मर्दों के मुकाबले में कम उजरत मिलती है। ताहम उजरत में फ़र्क ही वाहिद मसला नहीं है। ज़्यादा इम्कान ये है कि ख़वातीन इलस्ट्रेटर्स को औरतों के किरदार ही दिए जाएंगे। मैंने ये कम ही देखा है कि ख़वातीन कॉमिक आर्टिस्ट को मर्दों के किरदार बनाने के लिए दिए गए हों। कॉमिक लिखने वाली एमी चू भी ये महसूस करती हैं कि तफरीही और नशरियाती सनत में कुछ खामियां मौजूद हैं। बहरहाल चूँकि हम ख़वातीन हैं, हमें इजाफी मदद फराहम की जाती है या कुछ अजीब चीज़ें होती हैं, जैसे इस कारोबार में अब भी ख़वातीन के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। अलीथा मार्टिनेज मार्वल और डीसी कॉमिक्स में आने वाली सबसे पहली सियाह फाम आर्टिस्ट में से एक है। अगरचे वो 20 साल से सनत में काम कर रही हैं, लोग अक्सर उनके हुनर को शक की निगाह से देखते हैं। मैं वैसी नहीं दिखती जैसे लोग एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं। मुझे अक्सर इस बारे में होने वाली बातचीत से अलग रखा जाता है और कॉमिक्स में मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाती। यूँ मेरे लिए अपने आइडियाज़ को पेश करना मुश्किल हो जाता है। मुझे खुशी है कि अब इस शोबे में आने वाली ज़्यादातर लड़कियों को वैसी सूरत हाल का सामना नहीं होगा जिसका मुझे सामना रहा, यानी नहीं सुनना, और वो अब खुद अपनी चीजें पेश करने के काबिल हो गई हैं जिन्हें लोग पसंद करने लगे हैं। जैसे जैसे कॉमिक बुक की सनत आगे बढ़ रही है, अलीना चाओ को उम्मीद है कि ख़वातीन आर्टिस्ट की नुमाइंदगी बेहतर होती जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब ख़वातीन आर्टिस्ट की पहचान बेहतर होती जाएगी। मैं तवक्को रखती हूँ कि ख़वातीन को अब भी मर्दों जैसी इज्जत मिलेगी ताकि वो मज़ीद मेहनत से काम कर सकें। मेरे ख्याल में ये अहम है कि ख़वातीन आर्टिस्ट्स की ज़्यादा पजीराई हो और कम्युनिटी उन्हें ताउन फराहम करे ताकि वो भी इस शोबे में मर्दों की तरह कामयाब हों। दानिया इमाम के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। facebook.com/VA उर्दू के पेज पर आइए और बताइए कि आप इस प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA और इंस्टाग्राम पे भी आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर भी मिलेंगी। आप अपनी ली हुई तस्वीर भी हमसे शेयर कर सकते हैं #UrduVOA के साथ। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।